हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होंगे। आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हमारी जो 90 डेज की जो सीरीज है उसका आज है डे 2 और आज हम करने वाले हैं अपना टॉपिक कैश बुक। सर कैश बुक तो कल भी किया था? नहीं, कल हमने जो किया था वो था इंट्रोडक्शन, यानी कि सब्सिडरी बुक्स में या डे बुक में जो जो है हमारी क्या क्या चीज़ें आती है वो सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी। और मैंने आपसे कहा था कि अब हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे अपना कैश बुक। ठीक है, तो कैश बुक के बाद अदर बुक सारी बुक्स करेंगे यहीं पे। ठीक है, अच्छे से सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार करा है आप लोगों के लिए, अच्छी अच्छी पीपीटीज बनाई है यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। ठीक है, तो आओ चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी। बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कैश बुक के बारे में, आखिर कैश बुक होती क्या है। ठीक है जी, तो कैश बुक क्या है इसको देखते हैं, फटाफट से समझते हैं। बच्चों, कैश बुक के अंदर ना हम सारी की सारी जितनी भी कैश के ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना उनको रिकॉर्ड करते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कैश के अंदर सिर्फ हार्ड वाला कैश जो वो नहीं आता बच्चों। कैश के अंदर बहुत सारी चीज आते हैं। वो क्या क्या है सर, क्या क्या आती हैं जरा ध्यान से देखिए। कैश के अंदर आता है हमारा कैश मींस नोट्स। नोट जानते हो ना आप लोग? अरे वही जो कल दिखाए थे आपको, याद नहीं? पिछली वीडियो देखो पहले जाके। ठीक है, कॉइन सिक्के यानी कि, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट और चेक, ये सारी ही चीजें किसके अंदर आती है? हमारी कैश के अंदर आती है। ठीक है, इनको हम एक तरीके से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मान के चलते हैं, यानी कैश के बराबर वाली चीजें। ठीक है, तो कैश बुक में सारी की सारी कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स। समझ में आ रही है बात? और क्या लिखा है? कैश बुक कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, ये ऐसा सच नहीं है ना, ये जस्ट अ फोटो है गूगल से ली हुई। इट ऑल्सो सर्व द पर्पज ऑफ अ लेजर अकाउंट बिकॉज इट इज रिटन द फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ठीक है बेटा, इसको क्या लिखा है थ्योरी से नहीं, आपको ना प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा। देखिए, कैश बुक क्या है, एक तरीके से उसको आप जर्नल की तरह रिकॉर्डिंग वाला पार्ट भी मान सकते हैं और लेजर की तरह भी देख सकते हैं। क्योंकि लेजर में क्या होता है, हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, इधर डेबिट होता है इधर क्रेडिट होता है, तो ये बिल्कुल उसी के तरह बनती है। ठीक है, और जब हम लोग कैश बुक बनाते हैं तो हमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए ध्यान से समझ लो, इसीलिए हम कैश बुक को अलग से पढ़ते हैं कि अगर हम कैश बुक बना रहे हैं, सवाल आ जाता है एमसीक्यू में कि अगर कोई बिजनेस कैश बुक बना रहा है तो क्या उसे लेजर में ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो वो है कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। इट इज नॉट नेसेसरी टू ओपन अ सेपरेट कैश अकाउंट इन द लेजर। ऑलरेडी बता दी मैंने आपको ये बात कि भाई अलग से कैश का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है लेजर में। ठीक है, और कैश बुक का जो फॉर्मेट है हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है जी, देख लो। दस कैश बुक इज बोथ अ जर्नल एंड लेजर। ऑलरेडी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं बेटा। अगर कैश बुक सिंगल कॉलम की बनेगी तो कुछ इस प्रकार से बनेगी, डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम होगा तो वो बाद में देखेंगे अभी। ठीक है, टाइप्स भी पढ़ेंगे, सारी चीजें देखेंगे। देखो ध्यान से, कहीं पे कोई दिक्कत आए ना बता देना, कमेंट कर देना, अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बहुत आराम आराम से चलते हैं बेटा। फॉर्मेट जो है हमारा कैश बुक का बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले नंबर पे फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक है ये। ठीक है, तो एक डेट का कॉलम आता है कि भाई हमने किस डेट को ट्रांजेक्शन करी है वो डेट आएगी। पर्टिकुलर पैसा किस चीज के ऊपर खर्च किया गया वो आएगा। आर एन और एल एफ। ठीक है, आर एन बोले तो रिसिप्ट नंबर होता है। ठीक है जी, और एल एफ मतलब लेजर फोलियो होता है बच्चों। अमाउंट, अमाउंट आ गया हमारे यहाँ पे जो भी अमाउंट रहा होगा वो। ठीक है, डेट पर्टिकुलर, और वीएन मतलब वाउचर नंबर होता है। देखिए, जब हम कहीं से पैसा रिसीव करते हैं तो उसका रिसिप्ट नंबर बनता है, लेकिन जब हम किसी को पैसा पे कर रहे हैं ना तो उसका वाउचर नंबर बनता है, यानी कि वीएन बोलते हैं। ठीक है जी, और लास्ट में अमाउंट। क्लियर बच्चों? कैश बुक का बड़ा सिंपल सा तरीका है। कैश बुक यानी कि एक कैश क्या है, एक एसेट है। ठीक है, और एसेट का बड़ा सिंपल सा रूल है, जब जब पैसा आएगा तो डेबिट करेंगे, जाएगा तो क्रेडिट। आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। वन मोर टाइम फटाफट बोलेंगे, पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट। बस इतना सा कंसेप्ट है, पूरा चैप्टर खत्म, ये समझ लो। इसी कंसेप्ट के ऊपर पूरा चैप्टर है आपका। सर कोई ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसमें ना तो पैसा आया ना पैसा गया, तो क्या उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। कैश बुक में उसका कोई लेना देना है ही नहीं। बात समझो बेटा, कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है? पैसे के आने और जाने से। पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। क्लियर? तो देख लो, तो बेटा डेट पर्टिकुलर, ये आर एन आप मत बनाना चाहे। ठीक है, आपके उसमें ना एग्जाम में जो है आर एन और वी एन जो है आपको दिया नहीं होता, रिसिप्ट नंबर वाउचर नंबर गिवन नहीं होता, इसलिए आप इसको बनाना इग्नोर कर सकते हो। उसका एल एफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट आप ऐसे कॉलम बना लेना। आर एन बोले तो रिसिप्ट नंबर, वी एन बोले तो वाउचर नंबर। बोलो बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, टाइप्स।
अभी बताया मैंने, फिर बता देता हूं बच्चों। टाइप्स की बात करें तो कैश बुक कितने प्रकार की होती है? देखो वैसे ना, अगर आप सीबीएसई से हैं तो भी कैश बुक आपके लिए 3 प्रकार की है, आईएससी बोर्ड है तो भी 3 प्रकार की है, ठीक है। वैसे टोटल 4 प्रकार की होती है, मैं वो बता देता हूँ। सीबीएसई वाले ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए कैश बुक 3 प्रकार की क्या क्या है बेटा? सिंगल कॉलम कैश बुक, कौन सी? सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरी डबल कॉलम कैश बुक, दूसरी डबल कॉलम, और तीसरी पैटी कैश बुक, ठीक है। तो अगर आप सीबीएसई वाले, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप सीबीएसई वाले हैं तो आपके लिए कैश बुक 3 प्रकार की है। ओके ओके, कौन कौन सी? पहली सिंगल कॉलम, दूसरी डबल कॉलम, और तीसरी, तीसरी कौन सी अभी तो बताइए? पेटी कैश बुक, ठीक है जी। जो छोटे मोटे खर्चों के लिए होती है पेटी कैश बुक बोलते हैं, ठीक है। अगर आप आईएससी बोर्ड वाले हैं तो आपके लिए कैश बुक 3 प्रकार की है। वो क्या सर? सिंगल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, डबल कॉलम नहीं है आपके उसमें, ठीक है। तो सिंगल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक। सर ये डबल कोमल नहीं बेटा, कॉलम। डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम में कुछ फर्क है? थोड़ा सा फर्क है, 19-20 का फर्क है बस। डबल कॉलम में कैश और बैंक के कॉलम बनते हैं, ट्रिपल कॉलम में डिस्काउंट का कॉलम भी बनता है बस, ठीक है जी। तो आइए जरा देखते हैं क्या क्या टाइप्स है हमारे, फटाफट से देखेंगे बच्चों। टाइप्स, पहला सिंगल कॉलम कैश बुक और सिंपल कैश बुक भी कह देते हैं। दूसरा डबल कॉलम कैश बुक और कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, सेम जो अभी बोला मैंने, इसमें 2 कॉलम बनते हैं, कैश और बैंक कॉलम, ठीक है जी। ट्रिपल कॉलम कैश बुक और कैश बुक विद कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, यहाँ पे 3 कॉलम बनते हैं, कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का। और फोर्थ इज पेटी कैश बुक, ठीक है जी। तो ये हमारे टाइप्स होते हैं किसके? कैश बुक के। क्लियर है जी? अब एक एक करके समझते हैं और सबका फॉर्मेट देखते हैं ध्यान से। बेटा ये जो सिंगल कॉलम कैश बुक है, ये उन लोगों के लिए होती है जिनका बैंक में खाता नहीं है, ऐसे समझ लो, ठीक है। उससे जल्दी समझ में आएगा, वैसा मजाक कर रहा हूँ मैं, सच्ची मत लेना। हाँ, सिंगल कॉलम कैश बुक उनके लिए होती है जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है। अच्छा जी, कैसे सर? देखो, इट कंटेन्स ओनली 1 कॉलम, इसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, ठीक है जी। फॉर अमाउंट ऑन बोथ साइड्स, सिर्फ एक कॉलम होता है, वो भी होता है बेटा कैश का। ये सिर्फ हार्ड कैश से मतलब रखते हैं कि भाई पैसा आएगा तो लिखेंगे, जाएगा तो लिखेंगे, पैसा दिखना चाहिए आता जाता। बेटा कैश 500 के, 100 के, 1000-2000 के बंद हो गए, ठीक है, उनको भूल जाओ, भूल नहीं पा रहे ना, हाँ भूल जाओ। 500 के नोट, 100 के नोट, 200 के नोट जो हैं, ये ऐसे नोट में पैसा आना चाहिए, सिक्के में भी आ सकता है, नोट में भी आ सकता है। अगर पैसा नोट और सिक्कों में आ रहा है तो सिंपल कॉलम कैश बुक का पार्ट है। और अगर पैसा आपके बैंक में आ रहा है, कैश में भी आ रहा है, बैंक में भी आ रहा है, जो नॉर्मली लोगों के साथ सबसे ज्यादा होता है आजकल, तो उनके लिए डबल कॉलम है। सर फिर ट्रिपल कॉलम? ट्रिपल कॉलम भी उनके लिए, बस साथ साथ में क्या, डिस्काउंट की एंट्रीज को डबल कॉलम में इग्नोर करते हैं, ट्रिपल कॉलम में रख लेते हैं बस, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ध्यान से देखो बेटा, ऑलरेडी मैं फॉर्मेट डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा नहीं करने वाला हूं। डेबिट साइड इज मीन फॉर रिसिप्ट एंड क्रेडिट साइड इज फॉर पेमेंट। पैसा आएगा तो डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट में, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पेमेंट बाय चेक्स, इसको इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना, इसीलिए मैंने इसको अलग से बनाया है, ध्यान से समझो। पेमेंट बाय चेक का मतलब है क्या? ये देखिए, अगर पेमेंट चेक के थ्रू हो रही है, डज नॉट अफेक्ट द कैश बैलेंस। मैंने अभी क्या बोला बेटा? अगर हार्ड कैश नोट अगर आ रहे हैं और जा रहे हैं तो मेरे मतलब का है, वरना नहीं है, ठीक है जी। पैसा आया मतलब का है, पैसा गया मतलब का है। पैसा मेरे बैंक से गया मतलब का नहीं है। पैसा मेरे बैंक में आया नहीं है मतलब का भाई। चेक आया जी नहीं है मतलब का। उधार है नहीं है मतलब का। लिख के दूं, पैसा आएगा तो लिखेंगे, जाएगा तो लिखेंगे, बस। तो यही लिखा है यहाँ पे कि जी जो चेक आया डज नॉट अफेक्ट द कैश बैलेंस इन द बिजनेस, कैश के बैलेंस को अफेक्ट करेगा नहीं, बट इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए, तो इसलिए इसको किस में रिकॉर्ड करेंगे हम? डबल कॉलम में, ठीक है जी। एंट्री फॉर शोइंग बैंक ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो, इसलिए हम इसको किस में लिखेंगे बच्चों? डबल कॉलम कैश बुक में लिखेंगे, ठीक है जी। ध्यान से देखिएगा। Such payments are assumed to have been made from the business after withdrawing the amount from the bank. Therefore, cash book is first debited for such an amount and is credited by doing it. सिंपल सी बात है, सिंपल बात समझो बच्चों। पेमेंट की एंट्री क्या होती है? पेमेंट की एंट्री क्या होती है? जैसे इन्होंने एक पॉइंट लिखा, पेमेंट मेड टू मिस्टर राजन बाय चेक। हमने राजन को पेमेंट करी किसके थ्रू? चेक के थ्रू। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? देखो ये एंट्री के थ्रू समझो। सबसे पहले हम चेक लेकर बैंक गए, है ना,
मैं चेक लेके बैंक के पास गया, ले बैंक मुझे पैसे दे दे, मैंने चेक बैंक को दिया, बैंक ने मुझे पैसा दिया, तो मेरे पास कैश आ रहा है तो कैश बढ़ेगा तो डेबिट, और बैंक से पैसा कट रहा है तो बैंक क्या हो जाएगा, कम। तो एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि मैंने पहले बैंक से कैश विड्रॉ करा, एक एंट्री हो गई, तो ये मेरे उसमें आएगा, सिंगल कॉलम में पैसा आया, डेबिट साइड में आएगा, कैसे करेंगे बाद में सीखेंगे, ठीक है जी। अब जो पैसा मेरे पास आया वो पैसा मैंने किसको दे दिया, राजन को दे दिया, ले राजन पैसे पकड़ अपने, ठीक है जी। तो मेरे पास से कैश गया, इसलिए कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट, और बेटा राजन को डेबिट कर देंगे, क्योंकि राजन इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रूल पढ़ चुके हो आप, ठीक है। नहीं पढ़े तो बेटा जनरल वाली वीडियो पहले डाल चुका हूं, उसको देख लो, नहीं देखनी है नहीं डाल देंगे, है ना, समझो बात समझ में आ गई जी। तो बेटा ये सिंपल एंट्री हो गई। अब अगर मैं इस एंट्री को राजन अकाउंट डेबिट टू बैंक लिख दूं तो कोई गलत है क्या, ना। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने पहले बैंक से विड्रॉ करा फिर राजन को कैश दिया तो एंट्री यही होगी, लेकिन अगर हमने डायरेक्ट राजन को चेक दे दिया तो एंट्री राजन टू बैंक हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो बस यही है, वैसे भी देखो ना, कैश से कैश कट जाएगा और राजन टू बैंक बच जाएगा, ठीक है जी। चलो बेटा डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय कस्टमर, अगर कोई कस्टमर बैंक में डायरेक्ट पैसा जमा करता है तो क्या होता है। देखो बच्चों मैं ये सारी चीजें आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आपको वरना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर में बहुत दुखी करेंगे, है ना। तो अभी दुखी हो लो थोड़े से, ठीक है, थ्योरी समझ के। बेटा डायरेक्ट पेमेंट इजंट इनटू बैंक बाय द कस्टमर्स मस्ट आल्सो बी ट्रीटेड एज इफ इट वर रिसीव्ड फ्रॉम देम इनटू दिस सेम। अगर हम डायरेक्ट पेमेंट कस्टमर से आते तो हम उसको भी यही ट्रीट करते हैं कि पहले पैसा हमारे पास आया कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर टॉम, और फिर हमने दूसरी एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये कह रहे कि अगर कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में पेमेंट करी है तो हम उसको क्या मान के चलते हैं, हम उसको मान के चलते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा किससे आया, टॉम से आया, हम पे टॉम से क्या आया, पहले कैश, और फिर हमने उसको बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। तो ये बातें आपके लिए वैसे थोड़ी ज़्यादा काम की है नहीं, आप सिंपल सी बात समझो, जब हम सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो हम वहाँ पे ये समझ रहे हैं कि वहाँ से जो डायरेक्ट कस्टमर, आपने मुझे डायरेक्ट मेरे बैंक में पैसा दिया, सीधा एंट्री क्या हो सकती है, मैं आपका नाम और मेरे बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू आपका नाम लिख दूंगा, ठीक है जी। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई साहब सुनिए, आप एंट्री 2 बार में करो। मैं क्यों कह रहे, पहले कैश लो। मैं ठीक, कैश अकाउंट डेबिट टू टॉम हो गया, पहली एंट्री, पैसा आया टॉम से, एंट्री हो गई। अब फिर कैश को बैंक में जमा कर दो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो एंट्री तो नेक्स्ट नेट एंट्री अगर आप देखो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू टॉम ही बच रही है ना जी, तो वही है ये, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, अगर मालिक पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो जी ड्राइंग बोलते हैं, है ना। तो आप देख सकते हो एंट्री कैश टू बैंक और ड्राइंग टू कैश, इन्होंने बोली कैश से कैश खत्म, ड्राइंग टू बैंक नेट एंट्री होती है, बात खत्म, ठीक है जी। सेम ट्रीटमेंट पे काम कर रहे हैं। ये सिंगल कॉलम के केस में बच्चों ऐसे ही होता है, अगर आप सिंगल कॉलम पे बात करोगे तो ये ऐसे ही होता है, ठीक है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, जो सिंगल कॉलम बनाते फिर वो उन एंट्रियों को ऐसे करते, लेकिन जब हम डबल कॉलम बनाएंगे तो हम इन एंट्रियों को डायरेक्ट करेंगे। बात को समझो, अगर आप सिंगल कॉलम कर रहे हो और आपके पास ऐसा हो रहा है कि बैंक में पैसा आ रहा है, ठीक है, तो वो अब आपको बता रहे कि भाई कैश टू बैंक एंट्री हुई और फिर हमने एंट्री दूसरी करी ड्राइंग टू कैश, समझ में आ रही बात। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है जी। चलिए अब अगर बात करें जी किसकी, डबल कॉलम कैश बुक की, तो बच्चों डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट भी सेम है, तरीका भी सेम है। पैसा आएगा तो डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट में, आया तो डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट में, ठीक है। कैश में आया तो कैश कॉलम में, बैंक में आया तो बैंक कॉलम में, कैश गया तो कैश कॉलम में, बैंक गया तो बैंक कॉलम। जिस कॉलम का पैसा है उस कॉलम में लिखेंगे, बात खत्म, ठीक है। आओ मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर्मेट देख लो, डेट रिसिप्ट कैश बैंक, डेट रिसिप्ट पेमेंट कैश बैंक, ठीक है। पर्टिकुलर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है जी। इसमें दोनों तरीके की चीज आ जाती है, कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, ए बिजनेसमैन जनरली ओपन अ करंट अकाउंट विद अ बैंक। जो बिजनेसमैन होते हैं उनका बैंक में करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट जानते हो ना, जो स्पेशली बिजनेस के पर्पज के लिए बनाया गया है, ठीक है जी। तो वो क्या करते हैं, व्हेन द नंबर ऑफ बैंक ट्रांजैक्शंस इज वेरी लार्ज, जब बहुत ज्यादा बैंक के ट्रांजैक्शन होते हैं तो हमें अपने हमारे वाले बैंक पे भरोसा नहीं है, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, सारी चीजों को लिखना शुरू करते हैं कि हम भी अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे, ठीक है। तो वन और मोर कॉलम कॉल्ड बैंक कॉलम इज एडेड, तो हम एक बैंक कॉलम को और क्या कर देते हैं, उसमें एड ऑन कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ खास नहीं है, ऑलरेडी ये आपको बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
सेम बात लिखिए जी, ओपनिंग बैंक बैलेंस। अगर हम बैलेंस कैश कॉलम इन द कैश बुक ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। भाई कैश का जो बैलेंस है, क्या कैश नेगेटिव हो सकता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। वैसे बता दिया, कर दे कमेंट, नहीं करा तो जल्दी करो ना। क्या कैश कभी भी नेगेटिव हो सकता है? मेरे पास 500 रुपए हैं, क्या मेरे पास माइनस में 100 हो सकते हैं? देखिए मेरे पास अगर कैश 500 है तो मैं 500 ही खर्च कर सकता हूँ। सर आप 100 रुपए किसी से ले लो, हाँ तो फिर पहले एंट्री करूंगा आने की, फिर करूंगा जाने की, तो फिर भी जीरो ही हुआ ना। जितना आया उतना गया, जितना आएगा उतना जाएगा। बस कभी भी ये नहीं होगा कि जितना आया उससे ज्यादा चला गया, जितना आया उससे कम जा सकता है। तो बच्चों कैश का बैलेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ध्यान रखना। समझ में आ रही बात? क्या बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो जाता है? बिल्कुल हो सकता है। आपने देखना, अभी तो आपका बैंक अकाउंट नहीं होगा, आपके घर में किसी का हो, कोई ईएमआई वगैरह हो, और आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, 10,000 रुपये थे, अब 10,000 रुपये आपने पूरी पेमेंट हो गई, किस्त कट गई आपकी। अब उसके ऊपर जो है और पैसे थे नहीं उसमें, या बाउंस हो गई किसी कारण से, 100-200 रुपये कम हुए, तो बेटा बैलेंस नेगेटिव में चला जाता है कैश बैंक का। तो ठीक है जी, तो कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन बैंक नेगेटिव हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलो फिर, बैंक का जो बैलेंस है जो नेगेटिव क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। मे शो आइदर अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस और बोथ द बैलेंसेस। बोथ तो खैर एक साथ नहीं होंगे, दोनों दिखा सकता है। ठीक है, आओ। क्रेडिट बैलेंस इज शोन व्हेन द बैंक अलाउज द कस्टमर टू विथड्रॉ मोर देन व्हाट इज डिपॉजिट। बेटा एक ना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, बिजनेसमैन के लिए होती है बस, है ना। तो जो बिजनेसमैन के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वो क्या है कि आप, अगर आपका बिजनेस है, आप बैंक से एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है उसको बढ़वा लेते हैं, तो आपको एक फैसिलिटी मिल जाती है कि आप 1 लाख रुपए तक, जो भी 10,000, 1 लाख, जितने भी लिमिट, आपको एक महीने की लिमिट दे दी, आप इतने तक एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, और उसको आप विद इन अ टाइम लिमिट जमा कर दो, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके बाद करोगे तो नॉर्मल इंटरेस्ट लगेगा। जैसे आजकल क्रेडिट कार्ड वगैरह चलते हैं, है ना, तो क्रेडिट कार्ड एक सेविंग अकाउंट वाले को क्या मिल जाते, एक क्रेडिट फैसिलिटी मिल गई उधार वाली। ठीक है जी, आपने टाइम पर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो आप पे ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में ही नॉर्मली बैंक का जो बैलेंस है वो कैसा होता है, नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है? तो यही बता रहे हैं। चलो नेक्स्ट। इन सबको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, बस समझने की चीजें हैं, समझ लो। बेटा ये पे इन स्लिप क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग कभी बैंक वगैरह गए हैं तो आप लोगों ने ऐसी चीजें जरूर देखी होंगी। ठीक है जी, देखो जरा क्या है ये, इसको समझो जरा। बेटा ये जो पे इन स्लिप है, बैंक की स्लिप जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है। इस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे पूरी डिटेल भरी जाती है आपकी। ठीक है, ये डिपॉजिट करने के लिए कैश और चेक को जब आप बैंक में कभी जमा करने के लिए जाते हो तो आपको ये वाली स्लिप भरनी होती है पहले, इसमें अमाउंट वगैरह भर के साइन वाइन करके आप डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा आप जिस अमाउंट को जिस अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हो, याद रखना वो आपका सेम होना चाहिए, है ना। अब मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, मैं एचडीएफसी में जाके जमा नहीं कर सकता, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में ही जाके जमा करूंगा। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? क्लियर? हाँ, एक ब्रांच में मेरा अकाउंट है, मान लो धनकौर ब्रांच में है, और या ग्रेटर नोएडा किसी ब्रांच में है, लेकिन मैं जमा कर रहा हूँ कहीं और दूसरी जाके जाके तो जमा किया जा सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है, बस सेम होना चाहिए, बैंक सेम होना चाहिए। ठीक है जी, पर इनकी भी ना एक लिमिट होती है कि भाई आप 50,000 से नीचे जमा कर सकते हो, उससे ऊपर कर सकते हो, तो वो बैंक टू बैंक मैटर करता है। चले, ये बेटा आपको दिखा रहा हूं मैं सारी चीजें। ये हमारा क्या होता है, चेक होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको नाम लिखना होता है जिसको आपको पैसा देना है। यहाँ रुपीज इन किस में लिखते हैं, वर्ड्स में लिखना होता है कि 2,30,555 जो भी है, और फिर यहाँ पे अमाउंट भरते हैं, है ना। कभी कोई आपको बोले हुए चेक नंबर, चेक भरने के लिए कि चेक कैसे भरते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, और उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो है साइन होता है, यहाँ पे नाम भी लिखा होता है, जिसका अकाउंट होल्डर है जो उसका नाम भी लिखा होता है, यहाँ डेट डालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है केवल 3 महीने के लिए वैध है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अकाउंट क्या है, 3 महीने तक वैध है।
ठीक है जी। तो ये जो हमारा चेक होता है बच्चों, देखो चेक आपके सामने, आप पता है होता क्या है ना, कभी कभी मैंने ये सारी चीज़ें क्यों डाली मैं आपको बताता हूँ। जब मैं आई थिंक 11th 12th के आसपास की बात है, बाद की बात है। तो अब देखो, अगर आप पहली पहली बार किसी चीज़ को सीख रहे हो तो आपको और किसी ने उसके बारे में पहले से बताया नहीं है, तो दिक्कतें आती हैं, ठीक है जी। अब मान लो किसी व्यक्ति ने पहले कभी चेक दिया ही नहीं, देखा ही नहीं, नाम सुना ही नहीं है ना, तो उसके साथ दिक्कत आएगी नहीं आएगी। तो मेरे को एक बार ऐसे हुआ, पापा ने बोला कि ये चेक भर दे। चेक भर दूं? हाँ मन की, ठीक है। मैं कि अब भाई कभी भरा हो कुछ पता हो तो ठीक भी है। मैं कि पे में किसका नाम लिखेंगे जी, यही कंफ्यूजन थी। पे में किसको, मतलब किसका नाम लिखना है, पे का लिखना है, अपना लिखना है, क्या है कुछ समझ, मतलब पहली बार में बड़ी दिक्कत आई। फिर मेरे को बड़ी अच्छी अच्छी कुछ बातें सुनने को मिली, बस तुम पढ़े लिखे हो और तुम पे यू ना आवे यू ना आवे। तो फिर बताया, फिर सीखा थोड़ा सा जब गया। तो मैंने कहा भैया अब कोई चीज़ हम बच्चों को अगर सिखा रहे हैं तो उनको दिखा देते हैं कि भाई देखो ये चेक है, यहाँ पे सबसे पहले पे, यानी कि जिसको हम पे कर रहे हैं, ठीक है जी, उसका नाम आएगा पे का। यहाँ पे अमाउंट आएगा बच्चों, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे भी अमाउंट आएगा, यहाँ पे वर्ड्स में आता है, और यहाँ किस में आता है आपका, नंबर्स में आता है, यहाँ डेट आती है। मैं कह रहा था 3 महीने के लिए वैध है, मतलब कोई भी चेक अगर आपने आज की डेट में, यानी कि आज गांधी जी का जन्मदिन है 2 अक्टूबर है, तो 2 अक्टूबर को अगर हम कोई चेक ड्राफ्ट करते हैं तो इस चेक को आप बैंक में लगा सकते हो 3 महीने तक। अगर आपने 3 महीने तक नहीं लगाया, 3 महीने के बाद आप जाके बैंक में लगाते हो तो वो चेक पहली बात तो एक्सेप्टेड नहीं होगा, है ना, वो कैंसिल होकर आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया था, ध्यान से सुन लेना, जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया था, आप अगर उसको जाके बोलो भाई यार मैं चेक लगाना भूल गया था, ये दिक्कत हो गई थी, मुझे दूसरा चेक दे दो, अगर अच्छा आदमी दे देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो भाई साहब आप उसका कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है ना, बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए ध्यान रखना, चेक का जो टाइम है वो मैक्सिमम कितने महीने का होता है, 3 महीने का होता है, ठीक है जी। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखो, अगर चेक आपका ये स्टेट बैंक का चेक है जो आप दे रहे हो, और सामने वाले का जो अकाउंट है वो भी स्टेट बैंक में है, तो आपका चेक सेम डे क्लियर हो सकता है। लेकिन अगर अदर बैंक का है तो कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपको जो दे रखा है, चेक नंबर वगैरह दे रखे हैं, सारी चीजें जो है आपको दे रखी हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जो पे इन स्लिप है उस पर चेक नंबर भी डालना पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, ये जो चेक है क्रॉस जो लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, बच्चों को पता ही नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। इसको बोलते हैं क्रॉसिंग, ठीक है जी। इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट में ही क्लियर हो सकता है। किस में क्लियर हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट में। बात समझ में आ रही है जी? हाँ, बैंक चेक, उसके बाद हमारा क्रॉसिंग, ठीक है जी। Checks are generally crossed in practice. The payment of crossed check cannot be made directly to the party on the counter. आप चेक लेकर, ऐसा चेक जिस पर ऐसे 2 लाइनें खिंची हुई हैं, आप चेक लेकर कैश बैंक में गए, लो भैया चेक, पैसे दे दो मुझे, वो आपको कभी नहीं देगा कैश। समझ में आ रही बात? हाँ, ये लाइन नहीं होती, आप जाते सेल्फ लिखा होता है, आपका नाम लिखा होता, आप दे लो जी पैसे दे दो, आपको कैश मिल जाता। लेकिन ये वाला जो चेक है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, आपके डायरेक्ट अकाउंट में ही पे होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। समझ में आ गई ना इसकी बात? आओ, ये थोड़ी सी कुछ तरीके की क्रॉसिंग है, इनको समझ लो। वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग प्रोवाइडेड डिफरेंट सेफ्टी पेमेंट इन केस ऑफ एन अकाउंट पे ओनली क्रॉसिंग। अगर अकाउंट पे की बात करें, नंबर 1 जो है ये अकाउंट पे वाला होता है, जो अकाउंट में पे होगा, ठीक है जी। तो इस पे 2 डंडे होंगे बस ये वाले, ठीक है जी, 2 लाइन हो जाएंगे सिर्फ, और कुछ नहीं। द अमाउंट ऑफ द चेक कैन बी डिपॉजिटेड ओनली इन द अकाउंट ऑफ द पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन द चेक। जिस व्यक्ति का चेक पर नाम है सिर्फ उसके अकाउंट में आप डिपॉजिट कर सकते हो। एक और बात बता दूं, सपोज मैंने चेक काट के दिया रोहित नागर के नाम से, ठीक है, मैंने रोहित नागर के नाम से चेक काटा, डेट को डाल दिया, अपना साइन कर दिया, साइन वाइन करके सब सेम हो गया। मैंने चेक दे दिया मिस्टर रोहित को, लो रोहित भैया आपका चेक, 10 लाख रुपए का चेक था, रोहित जी लेकर जा रहे थे। रोहित नागर जी बड़े ही लापरवाह किस्म के इंसान हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। रोहित नागर जी बहुत ही लापरवाह किस्म के इंसान है, मान लेते हैं, उनसे वो चेक गिर गया, ठीक है। अब वो चेक जो है किसी भूपेंद्र नागर को मिल गया।
अब भूपेंद्र नागर जी ने क्या करा, अरे रोहित नागर है, उसको काट के अपना नाम लिख के बैंक में जमा करने जाएंगे, एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उनके भैया का नाम रोहित नागर था, उनका भी बैंक में अकाउंट था, कौन से बैंक में उससे फर्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने क्या करा, फटाफट गए रोहित नागर के जो उनके भैया हैं जिनका अकाउंट था, वो गए और जाके उन्होंने उसमें पीछे रोहित नागर के बैंक के डिटेल वे सब भर के उसके साइन करा के उसके बैंक में जमा कर दिया। चेक क्लियर होगा नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि चेक रोहित नागर के नाम से, उस व्यक्ति का नाम भी रोहित नागर है। अगर किसी रोहित नागर का चेक किसी रोहित नागर को मिल जाए तो उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर किसी और के अकाउंट में कोई नाम काट के या कुछ करके कुछ भी करेगा तो वो क्लियर नहीं होगा। तो भैया चेक को संभाल के रखना। सर बेनाम का चेक था, नाम ही नहीं था, फिर तो भैया किसी को मिल जाओ, नाम भरो, पैसा ले लो, समझ रहे हो नहीं? तो ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है जी। इसलिए संभाल के रखते हैं लोग इन चीजों को। ओनली इन द अकाउंट ऑफ द पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन द चेक, समझ में आ गया बच्चों? दूसरा, एंड कंपनी लिखा है। एंड कंपनी का मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ कोई कंपनी के लिए चेक है ना। ये तो अकाउंट पे है, यानी कि उस पर्सन के अकाउंट में जाएगा, ये सिर्फ कंपनी के में जाएगा, ये नॉट नेगोशिएबल है, ठीक है। अकाउंट पे ओनली लिखा है तो अकाउंट पे के में ही जाएगा। बेटा सेम है, ये वाला ऑलमोस्ट सेम होता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में ही होगा, क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई नहीं बताएगा आपको ये बातें, मैं बता रहा हूँ ना इसीलिए, ठीक है जी। सारी बातें हो गई, चलिए क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आओ फिर आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? फिर कॉन्ट्रा एंट्री बता देता हूं आपको। कॉन्ट्रा एंट्री ऐसी दो एंट्री जो बेटा एक ही अकाउंट की दोनों साइड में आ जाती हैं। ये मेरी डेबिट साइड, ये मेरी क्रेडिट साइड, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ओके। दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट, ओके। क्लियर है यहां तक? डेबिट क्रेडिट, ठीक है। बात को समझना, मैंने बैंक में पैसा जमा करा, कैश था, बैंक में जमा करने गया तो बैंक बढ़ गया, कैश घट गया। तो बेटा जब कैश बुक बनेगी ना डबल कॉलम वाली, तो मेरा बैंक बढ़ जाएगा, इधर की साइड में डेबिट में बैंक बढ़ गया और क्रेडिट में कैश कम हो गया। तो ये एक ही अकाउंट में क्या हो रही है, दोनों चीजें एक ही अकाउंट में, एक बढ़ रही है तो एक घट रही है, एक डेबिट में है तो एक क्रेडिट में है। बच्चों ऐसी एंट्रीज को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। वो एंट्री जो एक ही अकाउंट की दोनों साइड को इफेक्ट करे उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आओ लिखा है, इट इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन कैश एंड बैंक व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ अ कैश बुक बट इन डिफरेंट कॉलम। डिफरेंट कॉलम बोला ना जी, कैश और बैंक में, ठीक है जी। उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। आओ एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, कॉन्ट्रा एंट्री को हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैश बुक में सिखाऊंगा कैसे लिखते हैं। चलिए ये देखो, जो मैंने आपको बताया, मैंने यहां पे क्या हुआ, कैश डिपॉजिट करा पहले, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी कि बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया। बैंक बढ़ा तो बैंक के डेबिट में, बैंक के डेबिट में 1000 लिखा, बैंक के डेबिट में 1000 रुपए आए, ठीक है जी। 1000 रुपए आए, ओके बहुत बढ़िया, बैंक बढ़ा इसलिए क्या कर दिया, डेबिट। लेकिन कैश कम भी तो हुआ है, तो कैश के क्रेडिट में 1000 लिखा, क्रेडिट में 1000 लिखा तो कैश कम हो रहा है, ठीक है। कैश किसकी वजह से कम हुआ, बैंक की वजह से, और बैंक किसकी वजह से बढ़ा, कैश की वजह से। तो कॉन्ट्रा एंट्री दोनों साइड आ रही है। वैसे विड्रॉ की तो ये दो ही एंट्री है मेनली जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, एक पैसा बैंक में डिपॉजिट करना और एक बैंक से पैसा निकालना। याद रखिएगा, कोई कॉन्ट्रा एंट्री का एग्जांपल पूछे तो लिख देना सिंपल, क्या, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक और कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, पेटी कैश बुक क्या होती है जी? बेटा छोटे मोटे खर्चों के लिए जो पेटी कैश बुक बनती है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आने वाले हैं हम बस फटाफट। चलो देखो जरा पेटी कैश बुक में क्या है। नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट, यानी कि छोटी मोटी पेमेंट होती है ना। छोटू एक चाय लेके बेटा जल्दी, हाँ अरे बहुत देर हो गया चाय ना पी। अच्छा सुन, जा रहा है ना नीचे, तो वो खाना भी ले आई उधर से, मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया ना। हाँ ठीक है। पैसे है नहीं तेरे पास? अबे महीने के शुरू में जो 10,000 दिए थे वो काय को दिए थे, इसीलिए तो दिए थे। हाँ उनमें से लेके आ जा। आप कुछ समझे? नहीं समझे? समझा देता हूँ बेटा। मैं ना हर महीने की 10 तारीख को इस छोटू को पैसे दे देता हूँ, हर महीने की पहली तारीख, यानी कल मैंने उसको 10,000 रुपये दे दिए, ठीक है। किस लिए दिए, कि भाई ये 10,000 रुपये तुझे दिए, अब तू अपना जो रोज का आना जाना है जो वो सब है घर से, भाई ये रोज मेरे से कहता है भाई 100 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो,
बहुत ज़्यादा पैसे ले लेता है, गया ना, अभी बता रहा हूँ आपको, है ना। बार बार ऐसे ही, भाई यार सर वो आज 200 रुपये दे देना, हेलो सर मेरे पास ना किराए के लिए पैसे नहीं, आने के लिए 300 रुपये भेज दो, अच्छा भेज रहा हूँ बेटा। ऐसे कर करके बहुत पैसे ले लेता है, समझ रहे हो। तो मैंने चालाकी दिखाई, मैंने कहा सुन, मैं तुझे महीने के शुरू में 10,000 रुपये दे रहा हूँ, किसके लिए सर, खर्चे के लिए। खुश हो गया, अरे मेरे पर्सनल खर्चे के लिए। अरे रुक जा भाई, तेरे पर्सनल खर्चे के लिए नहीं दे रहा, बिजनेस के खर्चे के लिए दे रहा हूँ, तेरे आने जाने के लिए दे रहा हूँ। क्या, हाँ ठीक है ठीक है। अब ये चाहे तो इसको 10 दिन में खत्म करके मेरे को बोल दे भाई खत्म हो गए तो। मैंने कहा सुन, 1-1 रुपए का हिसाब ले लूंगा तेरे से। क्या, अच्छा। मैं कहा हाँ। तो अब ये क्या बनाएगा बच्चों, ये कैश बुक बनाएगा क्या, ये डबल कॉलम भी नहीं बनाएगा, सिंगल कॉलम भी नहीं बनाएगा, ये बनाएगा पैटी कैश बुक। यानी कि जो छोटे मोटे खर्चों के लिए जो कैश बुक बनती है उसे पैटी कैश बुक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला, इसने एक साइड में 10,000 रुपये लिख दिए, 10,000 आए, अब बस दूसरी साइड में आराम से लिखता रहेगा, मैंने खाना इतना लाया आपके लिए उस दिन, इतनी चाय लाया, इतने का वो लेके आया, इतने का वो लेके आया, इतना मेरे आने में लग गया, इतना मेरे जाने में लग गया, सारी चीजें लिख लीजिए, बन गई पेटी कैश बुक, खत्म। खत्म हो जाएंगे फिर 10,000 फिर वो कर दूंगा इसको, है ना। कैसे बनाते हैं वो बाद में सीखेंगे, फर्क समझो। नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट लाइक टेलीफोन बिल, मैंने बेटा बिजली का बिल, टेलीफोन बिल ये सब जमा कर दो, टैक्सी का फेयर, पोस्टेज, कार्टेज एक्सेट्रा हैव टू बी मेड बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन, सबको पे करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम पेटी कैश बुक बनाते हैं, ठीक है जी। तो इन दिस केस पेटी कैश इज अपॉइंटेड टू मेक ऑल द स्मॉल पेमेंट एंड रिकॉर्ड द सेम इन द सेपरेट कैश बुक कॉल्ड पेटी कैश बुक। सिंपल जो छोटू था वही हमारा रिकॉर्ड कर लेता है। बेटा इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक जो हमारा कैशियर है जिसको हमने छोटू को जो भी बिठाया था, उसको क्या किया हमने, एक अमाउंट पे कर दिया कि भाई आप ये पैसे रखिए, आप इसका पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखना, हम ईयर एंड नहीं मंथ एंड पे आपसे पूरा हिसाब लेंगे, ठीक है जी। तो उसके लिए वो क्या बनाएगा, इम्प्रेस सिस्टम बनाता है, ठीक है। तो लिखा है द टर्म इम्प्रेस सिस्टम एडवांस अंडर दिस सिस्टम ऑफ पेटी कैश अ फिक्स्ड अमाउंट इज एडवांस टू द पेटी कैशियर। जो पेटी कैशियर है उसे हम क्या कह देते हैं, शुरू में ही एडवांस दे देते हैं, ठीक है, कि भाई ये ले तू 10,000 रुपये, इसका तुझे पूरे महीने में जो भी खर्च करेगा जहाँ पे हमें हिसाब दे दियो बस, ठीक है जी। तो ये वही है, आपको समझ में आ ही गया होगा, द एडवांस अमाउंट टू हिम बाय द मेन कैशियर इम्प्रेस एंड हेंस दिस सिस्टम इज कॉल्ड द इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, ठीक है जी। देखिए अभी हम जो कर रहे हैं बेटा सिर्फ कंसेप्ट है, ठीक है। अगली क्लास में या अगली वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए फटाफट देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट बच्चों, पेटी कैश बुक दो प्रकार से बनती है, मैंने आपको बताया था, एक सिंपल पेटी कैश बुक होती है और एक एनालिटिकल होती है, ठीक है, जिसमें आप आराम से चीजों को क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, ठीक है जी। तो सिंपल पेटी कैश बुक में क्या होता है सर, बेटा सिंपल मतलब जैसे सिंपल कैश बुक होती है ना, वैसे ही सिंपल पेटी कैश बुक है, पैसा आया डेबिट में लिख दिया, पैसा गया क्रेडिट में लिख दिया, ठीक है। लेकिन जब एनालिटिकल की बात आती है तो वहां पे आपको पूरा प्रॉपर लिखना पड़ता है कि भाई आपने डेबिट में इतना पैसा आया, क्रेडिट में इतना पैसा गया, उसके बाद हमारे जो कॉलम है वो हम बना देते हैं, ठीक है। इसको कॉलमनर पेटी कैश बुक भी कहते हैं। आइए देखते हैं, ये सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है, ठीक है। जस्ट लाइक अ सिंपल कैश बुक, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द मेन कैश इज एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड, यहाँ पे लिख देंगे, और जो जाएगा उसको कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे, बात खत्म, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों एनालिटिकल पेटी कैश बुक की, देखिए एनालिटिकल में मैंने कहा ना अभी ज्यादा कॉलम बन जाएंगे, यहाँ पे कॉलम्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। सर ज्यादा कैसे, बहुत सिंपल है, देखो इट हैज अ नंबर ऑफ कॉलम फॉर द अमाउंट ऑन द पेटीएम पेमेंट साइड बिसाइड द फर्स्ट टोटल अमाउंट ऑफ कॉलम। देखिए डेबिट में यहाँ पे हमने रिसिप्ट कॉलम बनाया, यहाँ पे जो पैसा आया 200 रुपये आया जनवरी 1 को कैश, हमने लिख दिया 200 रुपये, ठीक। अब जितना पैसा हमारे पास से जाएगा, सपोज जैसे भाई साहब ने टी ट्रेवलिंग एक्सपेंस में जो ट्रेवल अलाउंस जो बोलते हैं हम, ठीक है जी, कुछ भी बोल लो, टी ए में खर्च करा कितना, टी कॉफी कुछ भी, बेटा जो भी खर्चा है जहाँ पे कन्वेंस है कन्वेंस में, कार्टेज है कार्टेज में। मैंने कहा छोटू वो एक्चुअली अभी तो देखिए व्हाइट बोर्ड मार्कर नहीं है, पर हमारा ना दूसरे सेंटर पे व्हाइट बोर्ड मार्कर यूज करते हैं। मैं क्या एक काम कर फटाफट ना 2 मार्कर लेके आ, अब वो मार्कर तो ले आएगा, अब मैं उसको पैसे थोड़ी दूंगा। मैंने कहा मार्कर लेके आ, तो आ, समझ में आ रही है बात। तो वो गया 50 रुपए के 2 मार्कर लेके आया, तो क्या लिखेगा, नहीं लिखेगा, बिल्कुल लिखेगा। अब मार्कर है तो भाई किसका का पार्ट है, स्टेशनरी का, तो उसने ला के यहाँ पे स्टेशनरी में लिख दिया जी 50 रुपए, समझ में आ गई, 20 रुपए एक मार्कर मंगाया था।
बहुत सारी चीजें। अब बेटा सारी चीजों को अलग अलग नहीं लिखेंगे, ठीक है, कुछ चीजों के लिए हम बना लेंगे, जैसे स्टेशनरी हो गया, कार्टेज हो गया, कन्वेंस हो गया, ये डेली वाली चीजें, उनके लिए कॉलम बना लिए। बाकी एक कॉलम किसका डाल देंगे, मिसलिनियस का, छोटी मोटी चीजें जो बहुत सारी हैं, जैसे चाय के लिए बोल दे, चाय का अलग कॉलम नहीं बनाएगा ना, समझ में आ रही बात, वरना सब समझ जाएंगे हम कितने की चाय पीते हैं, बात समझ में आ रही है जी। तो इसलिए ठीक है, तो ये हमारे कॉलम बन गए। लास्ट में रिमार्क होता है, अगर कुछ डालना है तो डाल दो, नहीं तो वैसे जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसका जो पैसा आया 200, जो गया वो 160, नहीं 20 10 30 10 40 रुपए गए, तो अभी भी कितने बच गए, 160 रुपए बच गए। अब 160 तो उसके पास पहले से ही है भाई, पूरे महीने में सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए खर्च हुए। बेटे ये अमाउंट 1000 रुपए में, रुपीज इन 1000 है, समझ रहे हो, कभी समझो 40 बस 40 रुपए ना, समझो बात को, ठीक है। तो 40 के हिसाब से समझो, आप 40 थे, तो अब हमने दिए थे 200, 40 उससे हो गए खर्च, अब कितने बचे उसके पास, अभी भी 160 है ना। अब महीने के शुरुआत में उसके पास 160 पहले से है, और हमें कितने करने हैं, 200, 200 करने के लिए कितने और दे देंगे, 40 रुपए और दे देंगे, ले बेटा 40 रुपए और पकड़, पूरे महीने फिर खर्चे चलेगी। तो ये उस हिसाब से बनते, ठीक है, बैलेंस बीडी में 160 और फिर 40 रुपए का कैश रिसीव हो गया उसके पास, और वो कंटिन्यू वैसे ही चलता रहेगा। बात समझ में आ गई जी। तो इसको बोलते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। मैं कह रहा हूँ बच्चों को पता ही नहीं होता व्हाट इज इम्प्रेस्ड पेटी कैश बुक क्या है, सिंपल क्या है और एनालिटिकल क्या है। तो आपको इसलिए मैं सारा कंसेप्ट बता रहा हूँ कम से कम में, है ना। तो कंसेप्ट जल्दी हो जाए, फिर तो क्वेश्चंस आराम से करेंगे, हर तरीके के क्वेश्चन करेंगे, जैसे आप कहोगे, जो डाउट होगा वो बता देना, वो भी करा देंगे। ठीक है जी, समझ में आ गई, सेम चीज है वहां पे लिख दिया उसको दोबारा, ठीक है। एट द एंड ऑल द अमाउंट कॉलम विल बी टोटल, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, टोटल करते हैं, जो बैलेंस होता है उसको हम क्या कर देते हैं, रीइंबर्स कर देते हैं, यानी कि उसको दे देते हैं, ठीक है जी। तो सर ये तो खत्म हो गया, यानी कि कैश बुक तो खत्म हो गई। अब परचेज डे बुक और जो भी हमारा क्या है, परचेज जर्नल बोल लो, परचेज डे बुक बोल लो, या परचेज बुक बोल लो, आपकी मर्जी है। तो सर ये भी करा दो, बिल्कुल साथ के साथ करा देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। तो ठीक है जी, तो इतना ही रखते हैं बेटा, ठीक है। तो बच्चों ये जो था, ये पूरा का पूरा हमारा क्या था, परचे कैश बुक का पूरा कंसेप्ट था, ठीक है। तो कैश बुक का कंसेप्ट हो गया हमारा खत्म, ठीक है। तो अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम करने वाले हैं क्या, परचेज डे बुक, सेल्स बुक। देखो मैं चाहता हूं ना, ये जो बुक्स है ना हमारी, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, मैं इनको एक साथ आपको पहले समझा दूं, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर क्वेश्चन हम आराम से करेंगे, ठीक है ना। तो एक दो क्लास में, आज हमारी सेकंड क्लास है, पहली क्लास में हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया था, सेकेंड क्लास आज हमने कैश बुक का पूरा कर लिया। अगली जो क्लास होगी उसमें परचेज डे बुक जो है उसके बारे में बात कर लेंगे, सेल्स बुक, इन सबके जो अदर बुक्स बची हैं उनके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी है हमारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास होगी जो भी होगी उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चैनल पे बने रहो बेटा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है जी, धन्यवाद।